हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 भारतीय भवन बुक का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम अम्ल, भस्म तथा लौट के सभी अति लघु, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का आंसर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम धातु एवं अधातु चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धातु एवं अधातु का पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो धातु एवं दो अधातुओं के नाम लिखे। तो आंसर है कि दो धातुओं के नाम सोना एवं चांदी है तथा दो अधातुओं के नाम कार्बन एवं ऑक्सीजन है। तो दो धातुओं का नाम सोना एवं चांदी एवं दो अधातुओं का नाम कार्बन एवं ऑक्सीजन है। आप कोई भी दो धातु और दो धातुओं का नाम लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सोना एवं चांदी लिखें, आप सोडियम, मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं धातु। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखे। तो समुद्री जल में पाए जाने वाला एक प्रमुख लवण कौन है? तो सोडियम क्लोराइड है, यानी NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी अधातु के नाम लिखे जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आंसर है कि ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह एक अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और अगर धातु का नाम पूछ ले जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो उसका आंसर होगा पारा। पारा जो है वह एक धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है एक अधातु के नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। तो वह कौन सी धातु हो जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठने लगती है, यानी जलने लगती है? तो इसका आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वह एक धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? तो आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह एक धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो आंसर है कि नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि हमें खनिज जो प्राप्त होता है वह अयस्क से ही प्राप्त है, इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? तो आंसर है कि टिन स्टोन। वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? तो आंसर है टिन स्टोन, यानी SnO2। SnO2 क्या है? टिन स्टोन। अगला क्वेश्चन 8 है कि क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? तो आंसर है हाँ, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि मिश्र धातु क्या है? तो दो या अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु क्या है? तो जब हम दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण बनाते हैं तो उसे ही हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण ही अमलगम कहलाता है। तो किसी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं? किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करके जो तत्व होते हैं अस्थायी बन जाते हैं? तो आंसर है कि कोई तत्व अपने नजदीकी निष्क्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर अस्थायी बन जाता है, क्योंकि निष्क्रिय गैस का अष्टक पूर्ण होता है। तो कोई भी तत्व जो होता है वह अस्थायी कब बनता है? तो वह अपने नजदीकी निष्क्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर अस्थायी बन जाता है, क्योंकि निष्क्रिय गैस का जो अष्टक होता है वह पूर्ण होता है, यानी उसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उसका अष्टक पूर्ण होता है और वह निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? तो आंसर है कि सोडियम परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः
अष्टक पूर्ण करने के लिए यह जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, किंतु सोडियम आयन जो होते हैं उनका अष्टक पूर्ण होता है, जिसके कारण वह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उनका आंसर समझ में आया कि सोडियम परमाणु जल से तीव्रता से अभिक्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, जबकि सोडियम आयन का जो होता है वह अष्टक पूर्ण होता है, जिसके कारण वह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? तो इसका आंसर है कि आयनिक यौगिकों में परमाणुओं के बीच धनायन एवं ऋणायन होता है। आयनिक यौगिकों में परमाणुओं के बीच धनायन एवं ऋणायन होता है, जिसमें मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच धनायन और ऋणायन होता है, जिसमें मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो सहसंयोजक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। जबकि आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, यानी सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं और आयनिक यौगिक जो होते हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 15 है कि आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है? तो आप क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा कि आयनिक यौगिकों के परमाणुओं में धनायन और ऋणायन होता है और उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो आयनिक बंधनों में आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये पूछ रहा है कि आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है? तो वैद्युत आकर्षण बल यानी बंधन कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होता है। कितने होते हैं? तो 3। नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो आंसर है कि रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन या सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन या सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो आंसर है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। तो रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहला आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आयनिक बंधन, क्योंकि आयनिक बंधन जब बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इसी प्रकार से आयनिक बंधन बनता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है? तो सहसंयोजक बंधन बनता है। तो आयनिक बंधन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जबकि सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जिस प्रकार सहसंयोजक बंधन बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे। तो आंसर है कि ऑक्सीजन यानी O2। तो द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण कौन सा होगा? ऑक्सीजन यानी O2। फिर अगला क्वेश्चन है कि त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे, तो इसका होगा नाइट्रोजन यानी N2। त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण क्या है? N2। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताएं। तो अमोनिया में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा
बंधन पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। और सोडियम मोनोऑक्साइड में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो आयनिक बंधन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो आंसर है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है और नियॉन जैसा होने के लिए उसे और 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जिससे ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण होगा। तो ऑक्सीजन परमाणु का अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो नियॉन का जो अष्टक होता है वह पूर्ण होता है, जबकि ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जिससे इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और यह नियॉन के जैसा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन को नियॉन जैसा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन पाने के बाद यह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और यह नियॉन जैसा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि एक तत्व ए के संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे तत्व बी के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताएं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो पहला तत्व ए है जिसका संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी सेल यानी किसी से संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन ही संयोजी सेल कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और बी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 है। तो पूछ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताना है और इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाया हुआ है। ए और बी के बीच सहसंयोजक बंधन बन रहा है, क्योंकि ए और बी अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक बना रहे हैं। तो यह एक सहसंयोजक यौगिक बना रहे हैं, तो इसलिए इसका इस यौगिक में बंधन की प्रकृति क्या होगी? तो सहसंयोजक बंधन होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ पर बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर से एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों के जोड़ने में किया जाता है। यौगिक ए की पहचान करें। बोल रहा है कि एक यौगिक ए है और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों को जोड़ने में किया जाता है। तो यौगिक ए का पहचान करना है कि वह यौगिक कौन सा है। तो आंसर है कि एक यौगिक फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 है, जिसका उपयोग एल्युमिनियम के साथ रेल की लाइनों में जोड़ने में किया जाता है। तो वह कौन सा यौगिक था? तो उस यौगिक का नाम है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 है, जिसका उपयोग एल्युमिनियम के साथ रेल की लाइनों में जोड़ने में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ता है, क्यों? तो आंसर है कि धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलने से वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और अवकरण करना आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों? तो इसका आंसर है कि जब हम धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो वाष्पशील अशुद्धियाँ जो होती है वह बाहर निकल जाती है और अवकरण करना आसान हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है उस मिश्र धातु का नाम लिखना है जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो उस मिश्र धातु का नाम है सोल्डर। सोल्डर जो होता है वह टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, जिसमें टीन को एसएन कहा जाता है, जिसमें टीन 50% मिला होता है एवं सीसा 50% मिला होता है, जिसका उपयोग विद्युत तारों में जोड़ने में किया जाता है। इन दोनों टीन और सीसा को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर कर लिया है चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का। अगले वाले वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे।